अब हम बात करेंगे विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म और असामान्य अणुभारों की। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि वाष्पशील जो द्रव होते हैं, वाष्पशील द्रव जो विलायक है, उनके पृष्ठ पर उनके वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वही क्या कहलाता है बेटा? वाष्प दाब कहलाता है। जैसे हम बंद कंटेनर में आपने किसी द्रव को गर्म किया, द्रव गर्म करने के बाद में वाष्प में परिवर्तित होगा, वो वाष्प जब द्रव की सतह पर दाब लगाएगी वही दाब क्या कहलाएगा? आपके वाष्प दाब कहलाएगा। अतः जब द्रव वाष्पशील द्रव में किसी अवाष्पशील विलेय को यदि घोला जाता है तो इसके पृष्ठ का जो कुछ क्षेत्रफल है अवाष्पशील विलेय के द्वारा घेर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वाष्प जो है अबकंप बनने लगेगी, तो इसके अणुओं की पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इस पर लगने वाली वाष्प का दाब अर्थात वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा। अरे अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर घोल दिया जाएगा तो वाष्पशील जो सतह है वह कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लगने वाला वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। किस किस को? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और वाष्प दाब के अवनमन। वाष्प दाब में जितनी कमी आई है वो और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है इसका जो अनुपात होता है बच्चों, उनको ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यदि विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो है क्रमशः P और P0 हुए तो वाष्प दाब में अवनमन जो है P0 माइनस P हो जाएगा। अब P0 माइनस P को अगर P0 से आप डिवाइड कर देते हो तो आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखने को प्राप्त होगा। अवाष्पशील विलयों के संदर्भ में यदि राउल्ट का नियम देखें तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी वाष्पशील विलायक में यदि कोई अवाष्पशील विलय घोला जाए, यानी कि क्या होना चाहिए? वाष्पशील विलायक होना चाहिए और अवाष्पशील क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए। यदि इन दोनों को आपस में घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर आती है, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर आता है। और मोल प्रभाज क्या होता है? विलय के मोल बटे टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स, मोल जो होता है वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना? तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास विलय का अपॉन विलायक और विलय दोनों का मिला करके जब आप लेते हैं तो आपको ये एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, जहाँ पर मोल प्रभाव जो है वो N1 अपॉन N1 प्लस N2 या मोलों की संख्या होती है, और N जो है उसको आप W अपॉन M गिवन मास अपॉन मोलर मास बोल देते हैं। तो यहाँ पर X भी क्या है? विलय के मोल प्रभाव, P क्या है? विलयन का वाष्प दाब, P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, N1 अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या है, N2 विलायक के मोलों की संख्या है, W1 और W2 जो है विलय तथा विलायक के भार हैं और M1 M2 जो है विलय विलायक के अणु भार कहलाते हैं। तनु विलयनों के लिए राउल्ट के नियम की अगर हम बात करें तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल बटे टोटल मोल्स के बराबर होता है। तो परंतु तनु विलयनों में विलय के मोलों की संख्या जो है विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत नगण्य होती है, यानी कि N1 जो है बहुत कम होता है N2 से। तो N1 और N2 जो है वो लगभग N2 के बराबर आ जाता है। तो आप इसको N1 अपॉन N2 भी लिख सकते हैं। तो आपेक्षिक अवनमन जो है वो N1 अपॉन N2 के बराबर आता है और N1 को आप W1 अपॉन M1 लिखते हैं और N2 को आप W2 अपॉन M2 लिखते हैं। तो आपको यहाँ से ये सूत्र प्राप्त होता है, यदि विलय पदार्थ का भार और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ज्ञात है तो इस समीकरण की सहायता से विलय पदार्थ का अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए, आप अणुभार जो है विलय पदार्थ का इसको आप इधर ले जाएंगे और जो है फॉर्मूला को आपस में इंटरचेंज करके आप विलय पदार्थ का जो है अणुभार प्राप्त कर सकते हैं। विलय के अणुभार की गणना किस प्रकार से की जाएगी, ये एक फॉर्मूला आपके पास है। साधारणतः राउल्ट के नियम के द्वारा जो है तनु विलयनों में विलय के अणुभार की गणना करने के लिए एक सूत्र प्रयोग में लाया जाता है, जो कि क्या है? विलय आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलय के मोल बटे विलायक के मोल। विलय के मोल जो है उसको आप W अपॉन M से लिख देंगे, विलायक के मोल W अपॉन M से परिवर्तित कर दिए जाएंगे। और इस प्रकार से जबकि किसी विलयन के लिए यह निश्चित करना कठिन है कि इसे किस सांद्रता पर तनु माना जाए और किस सांद्रता पर जो है, अतः इस नियम को एक अन्य रूप के में भी परिवर्तित किया जाता है कि भाई राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो मोल विलय के मोल बटे टोटल मोल के बराबर होता है। अब विलय के मोल बटे टोटल मोल के बराबर होता है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस N अपॉन N आएगा।
ठीक है, अब व्युत्क्रम कर दिया इसका, तो आप देखो, आप वन को अगर आप इस साइड लेके आएंगे तो वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन को जब आप -1 करेंगे तो ये कैपिटल N/N हो जाएगा। कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल बटे विलेय के मोल हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि P/P0 - P बराबर कैपिटल N/N। अब आप इसको देख लीजिए कि वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो इसके बराबर आता है। तो इस सूत्र 2 जो पहले प्राप्त हुआ था, इसका सूत्र नंबर 2 तथा सूत्र नंबर 3 जो ये वाला सूत्र है, इसका प्रयोग करके उत्तर सही व एक समान आएगा। जबकि सूत्र 1 का यदि आप प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर है, देख लीजिए, यदि आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं बेटा, तो सूत्र का प्रयोग करने पर सूत्र सेकंड और सूत्र 3 के लगभग समान आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इससे आप जो है आपके उत्तर की गणना कर सकते हैं कि उत्तर सही है या गलत है। क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि भाई जब किसी द्रव का क्वथनांक, वह मतलब किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब या 76 मिलीमीटर पारा के बराबर हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जब भी किसी लिक्विड को आप बॉइल करते हो तो उसका वाष्प दाब जो है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या 76 मिलीमीटर Hg के बराबर mm(Hg) के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो किसी वाष्पशील विलायक में यदि अवाष्पशील विलेय आप घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि वाष्पशील सतह जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाष्प कम बनने लगती है और वाष्प दाब कम होने लगता है। अतः विलयन के वाष्प दाब सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो सीधी सी बात है कि कम ही पाया जाएगा। इस कारण इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उच्च ताप तक गर्म करना होगा। भाई दाब जब कम हो जाएगा तो दाब को जब वायुमंडलीय दाब तक आप लेके जाएंगे तो मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था वो यहाँ पर था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर है ना, 76 mm(Hg). यहाँ से आपको यहाँ तक अगर लेके जाना है तो इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। परंतु यदि इसमें आपने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो ये जो वाष्प दाब है अब कम हो जाएगा। अब इस कम वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक ताप यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और इसको ज्यादा उच्च ताप पर गर्म करना होगा। अतः विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से सदैव अधिक ही प्राप्त होगा। तो विलयन और शुद्ध विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इन दोनों का जब अंतर निकालते हैं ना तो क्वथनांक में उन्नयन आता है बेटा। यदि शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक जो है क्रमशः T0 और T है तो आप T - T0 करके डेल्टा T भी निकाल सकते हैं। डेल्टा T भी क्या है? आपका क्वथनांक में उन्नयन है। तो यहाँ पर डेल्टा T भी जो है वो क्वथनांक में है उन्नयन। क्वथनांक में क्या है? उन्नयन। अब विलायक और दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों के बीच में वाष्प दाब और ताप में यदि आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। भाई विलायक का जैसे जैसे आप तापमान जो क्वथनांक जो है वो बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वाष्प दाब जो है वो इस तरीके से लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आपको जो है समांतर रेखाएं या इन दोनों के मध्य यदि आरेख खींचे तो समांतर रेखाएं इस प्रकार से प्राप्त होंगी, विलायक के लिए, विलयन 1 के लिए और विलयन 2 के लिए। अब विलयन 2 की बात करें तो विलयन 2 के लिए हम देखें तो यहाँ पर T0 और P2 इसको प्राप्त किया जा सकता है और यहाँ पर भी P1 और T1 का मान प्राप्त कर सकते हैं, P का मान और T2 का मान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो विलायक के लिए T0 तापमान, विलयन 1 के लिए T1 तापमान और विलयन 2 के लिए जो है T2 तापमान यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा अलग अलग विलयनों के लिए वाष्प दाब भी यहाँ पर P1 और P2 यहाँ से प्राप्त आपको ग्राफ द्वारा हो जाएगा। अब इस वक्र से क्या स्पष्ट होता है कि T1 तथा T2 का मान जो है वो T2 से T0 से जो है वो अधिक आ रहा है। देख लीजिए T1 और T2 का मान जो है वो T0 से अधिक आ रहा है। T0 क्या है? शुद्ध विलायक का तापमान या क्वथनांक। अब इससे अधिक और इसका मतलब क्या हुआ कि विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया तो क्वथनांक में क्या आ गया? उन्नयन आ गया है। तो तनु विलयनों के लिए वक्र BD तथा CE जो है समांतर सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। एंगल CAE तथा BAD में आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग एंगल आपको नजर आएंगे। CAD और BAD में यदि आप अंतर देखेंगे तो
आपको AB अपॉन AC बराबर AD अपॉन AE नजर आएगा। AB अपॉन AC का मान यदि हम यहाँ से रखें तो T1 माइनस T0 और T2 माइनस T0 यहाँ से नजर आता है, तथा AD का मान जो है P0 माइनस P1 और AE का मान जो है P0 माइनस P2 आपको देखने को मिलता है। इन मानों को रखने के पश्चात आप देखेंगे कि P0 माइनस P1 तथा P0 माइनस P2 जो है क्रमशः विलयन 1 और विलयन 2 के वाष्प दाब में अवनमन है, इसलिए आप इसको डेल्टा TB1 और डेल्टा TB2 से डिनोट कर सकते हैं, और डेल्टा TB1 और डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB2 जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 के बराबर है। अतः क्वथनांक में उन्नयन जो है वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। जितना वाष्प दाब में अवनमन आएगा उतना ही क्वथनांक में उन्नयन आएगा। तो वाष्प दाब में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होते हैं। दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ कम होते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा P जो है या वाष्प दाब में अवनमन जो है उसको आप डेल्टा P0 माइनस PS से लिखते हैं, तो आप डेल्टा P को P0 माइनस PS लिख सकते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आप इसको जो है मोल प्रभाज भी लिख सकते हैं। मोल प्रभाज लिख देंगे तो डेल्टा P माइनस PS अपॉन P जो है वो x के बराबर हो जाएगा, और x क्या है आपका W अपॉन M, बड़ा W अपॉन बड़ा M। तो आप जो है WM अपॉन मतलब विलय के लिए छोटे वाले और विलायक के लिए बड़े वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके मान रख करके इसको डेल्टा P अपॉन P0 करके और ये वापस से मान आप यहाँ पर रिपीट करके इसको इस तरीके से एक फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर छोटा W जो है वो विलय पदार्थ की मात्रा है, बड़ा W जो है विलायक की मात्रा है, छोटा M विलायक का आणविक द्रव्यमान और M जो है छोटा M जो है विलय का आणविक द्रव्यमान और बड़ा M जो है वो विलायक का आणविक द्रव्यमान यहाँ पर आपको नजर आता है। नियत ताप पर शुद्ध विलयन के लिए M तथा P का मान जो है वो स्थिर रहता है। अब M और P का मान अगर आपने स्थिर कर दिया है तो डेल्टा P जो है W अपॉन M इंटू 1 अपॉन W के बराबर आएगा। अब जब ये इस तरीके से आ गया तो डेल्टा P क्या है, यहाँ पर क्वथनांक में अंतर है जो डेल्टा TB के सीधे समानुपाती होता है। तो डेल्टा TB के ये अगर समानुपाती है तो इसकी जगह पे आप डेल्टा TB रख सकते हैं। डेल्टा TB रख देंगे और इसको ऐसा कैसा यहाँ पर उतार देंगे। अब इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए आप जो है यहाँ पर एक स्थिरांक लगाएंगे जो कि क्या होगा, उन्नयन स्थिरांक होगा। तो डेल्टा TB बराबर K इंटू W अपॉन M इंटू 1 अपॉन W, आप इस तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। यदि W अपॉन M जो है वो 1 ग्राम अणु है तथा W जो है वो 1000 ग्राम है, तो समीकरण 2 से आप देखेंगे कि समीकरण में K अपॉन 1000 रखने पर K अपॉन 1000 जो है वो K भी होता है, जो भी एक स्थिरांक होता है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब यदि इन सभी के मान इस समीकरण में समीकरण 2 में रखते हैं तो हमको एक तीसरी समीकरण प्राप्त होती है जो कि होती है डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू छोटा W अपॉन बड़ा W इंटू छोटा M। छोटा W और छोटा M विलय के लिए इस्तेमाल किया गया है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो KB जो है वो यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। समीकरण 3 से विलय के आणविक द्रव्यमान की जो है वो गणना की जा सकती है। विलय के आणविक द्रव्यमान की आप यहाँ से गणना कर सकते हैं। आप इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जा सकते हैं। और M जो है वो यहाँ पर मोललता कहलाती है, और मोललता जो है वो क्या कहलाती है कि विलय का द्रव्यमान इंटू 1000 बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार। तो डेल्टा TB जो है वो KB इंटू M के बराबर हो जाता है। जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, आपका M बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो क्वथनांक में उन्नयन है वो KB इंटू M के बराबर प्राप्त होता है। तो अर्थात विलय के क्वथनांकों में उन्नयन जो है विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि M जो है वो 1 मोलल है तो डेल्टा TB जो है वो 1 KB के बराबर हो जाएगा। डेल्टा TB और KB जो है आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अतः 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का यदि 1 मोल घोला जाता है, 1 किलोग्राम में यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य आप बोलते हैं जो कि कैसा हो, अवाष्पशील हो, तो क्वथनांक में होने वाला जो उन्नयन है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ही कहलाता है। इसका मात्रक किसी निश्चित विलायक हेतु सदैव निश्चित होता है और इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन प्रति मोलल कहलाता है। बेटा कुछ पदार्थों के लिए क्वथनांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो ऐसे एक सारणी में दिए हुए हैं। अब आती है बात हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन तो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं, अर्थात जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव प्रावस्था
अवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर होते हैं पदार्थ का हिमांक कहलाते हैं। यानी कि किसी भी अवस्था में वह तापमान जिस पर किसी ठोस का जो वाष्प दाब होता है उसके बराबर यदि विलयन का वाष्प दाब हो जाता है वही इसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ यदि आप घोल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण विलयन की द्रव तथा ठोस अवस्थाओं के वाष्प दाबों में अंतर जो है वो कम हो जाता है। अब आपको यदि विलयन को या जो सॉल्यूट है या जो आपका विलयन है उसको यदि आपको ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो आपको तापमान कम करना पड़ेगा। तो दाब जो है वो कम ताप पर ही बराबर हो जाते हैं। अतः विलयन का जो हिमांक है, टोटल मिला के बात कहने की क्या है, हिमांक जो है वो अब कम हो जाता है। तो शुद्ध विलायक तथा विलयन के हिमांकों के अंतर को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 जो है तथा विलयन का हिमांक TS हो तो इन दोनों का जो माइनस है, देखो T0 माइनस TS जो है वही क्या कहलाएगा, आपका हिमांक कहलाएगा। तो हिमांक में अवनमन जो है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक होता है, जो कि T0 माइनस TS के बराबर होता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे बेटा। यदि विलायक तथा, तो देखो हिमांक में अवनमन की गणना करेंगे। यदि विलायक तथा दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन के लिए वाष्प दाब तथा हिमांक के मध्य वक्र खींचा जाए तो निम्नलिखित वक्र की प्राप्त होता है। तो भाई हिमांक और वाष्प दाब के मध्य यदि आप वक्र खींचने हैं तो विलायक का वाष्प दाब आपको इस लाइन पर, विलयन 1 का इस लाइन पर और विलयन 2 का इस लाइन पर प्राप्त होता है। यहाँ से आप जो है अलग अलग तापमान, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T1 और T2, विलयन 1 का विलयन 2 का हिमांक प्राप्त कर सकते हैं। और वाष्प दाब विलायक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P, विलयन 1 का वाष्प दाब P1 और विलयन 2 का जो वाष्प दाब है उसको आप P2 से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि भाई उपरोक्त वक्र से स्पष्ट है कि हिमांक में अवनमन जो है विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तनु विलयनों के लिए रेखा DF तथा EC जो है लगभग समांतर प्राप्त होती है। आपने देखी होगी तनु विलयनों के लिए ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है वो लगभग कैसी प्राप्त हो रही है, आपको समांतर प्राप्त हो रही है, DF और EC रेखा। इसलिए BC भी एक सीधी रेखा ही प्राप्त हो रही है। देख लीजिए अब BC भी एक सीधी रेखा है। देखो DC ये वाली जो रेखाएं हैं सब एक दूसरे के समांतर हैं और सब कैसी हैं, सीधी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो त्रिभुज BDF और BCE, कौन कौन सा, BDF और BCE भी समान होंगे। तो भाई DF अपॉन EC जो है वो BD अपॉन BE के बराबर होगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज के बराबर होता है तो अब आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर है। मोल प्रभाज को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं और इसको हम जो है डेल्टा P अपॉन P0 लिख देते हैं। बाद में आप P को आप इस तरफ ले जाएंगे तो आपको समीकरण 1 प्राप्त होगी। शुद्ध विलायक के M तथा P के मान जो है वो स्थिर रहते हैं। अब स्थिर रहते तो हम क्या करेंगे, DF जो है वो TF माइनस T1 के बराबर होता है, BD जो है P माइनस P1 के बराबर होता है और EC जो है TF माइनस T2 के बराबर है और BE जो है P माइनस P2 के बराबर है। तो यहाँ से इसके मान जो है इस समीकरण में रख देंगे तो आपको ये प्राप्त होगी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये तो जो है डेल्टा TF1 और ये जो है डेल्टा TF2 प्राप्त यहाँ से होता है और इसको आप डेल्टा P1 और डेल्टा P2 आप लिख देते हैं। अतः हिमांक में अवनमन जो है वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो भाई हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती लिख दिया, जिसको आप डेल्टा P से भी डिनोट कर सकते हैं। और डेल्टा P जो है भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था W अपॉन M इंटू 1 अपॉन W के बराबर होता है। तो यहाँ से जो है आप इस समानुपाती साइन को हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाएंगे जो कि क्या होगा, विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाएगा और आपको समीकरण 3 प्राप्त होगी। अब समीकरण 3 में W अपॉन M अगर आपने 1 ग्राम ले लिया और W जो है आपने 1000 ग्राम ले लिया तो क्या होगा, डेल्टा TF आपको यहाँ पर K अपॉन 1000 है, जहाँ पर K अपॉन 1000 का अनुपात भी एक स्थिरांक होता है जो कि KF होता है। तो आपको एक मिलेगा K बराबर 1000 इंटू KF। अब ये जो मान है आप अगर समीकरण 3 में रख देते हैं तो आपको एक फॉर्मूला प्राप्त होगा यहाँ से, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान। तो यही आपका क्या है, डेल्टा TF का फॉर्मूला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।